अर्थशास्त्र का जनक कौन थे? एडम स्मिथ सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। रैगनर फ्रीस व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। उपरोक्त सभी उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र शाखाएं कौन सी थी? उपरोक्त सभी माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा। निम्न में से कौन सा शब्द है? ग्रीक। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया था? रैगनर फ्रीस। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था? रॉबिन्स ने। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ए और बी दोनों होगा। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? इनमें से सभी। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? उपरोक्त दोनों। किसने कहा अर्थशास्त्र की कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? इनमें से कोई नहीं होगा। अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है विज्ञान और कला के रूप में। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? रॉबिन्स ने। प्रो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित है सभी मनुष्यों की समस्त क्रियाएं। अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि उपरोक्त तीनों होगा। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है क्योंकि मनुष्य तार्किक और भावुक दोनों हैं। अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। यह कथन किसका है? कोसा का है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी थी? उपरोक्त चारों होगा। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? उपरोक्त चारों होगा। मांग वक्र का सामान्य ढाल होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर। बाएं से दाएं नीचे की ओर हो जाएगा। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से है? उपरोक्त चारों होगा। मांग का नियम है गुणात्मक कथन है। मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? सी इसका उत्तर होगा। मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। मांग का नियम कौन सी वस्तु पर लागू नहीं होता है? आवश्यक वस्तु पर। मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। मांग में निम्नलिखित में से कौन से कारण सम्मिलित है? उपरोक्त चारों होगा। व्युत्पन्न मांग कहा जाता है जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे। निम्नलिखित में से कौन किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? इनमें से कोई नहीं है। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। किसी समान वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। किसी मांग वस्तु की ढाल होती है। मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? उपरोक्त चारों होगा। मांग की लोच है। मात्रात्मक कथन गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है धनात्मक। मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए होगा। मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? उपरोक्त चारों होगा। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किया जाता है। किसने किया है? फ्लक्स ने। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? इनमें सभी होगा। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है 0। मांग वक्र की ढाल सामान्यतः होती है बाएं से दाएं ऊपर की ओर। मांग का संकुचन तब होता है जब कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। मांग को लोच कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। मांग की लोच 4 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? आवश्यक वस्तु मांग की लोच 0 होती है। ये ठीक है। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय
कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है। पूर्ति वक्र का ढलान कैसा होता है? धनात्मक होता है। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाला कारक है, ये सभी है। पूर्ति के विस्तार का कारण है वस्तु की कीमत में वृद्धि। व्युत्पन्न मांग किससे संबंधित होती है? उत्पाद से। मांग प्रभावित होती है उपरोक्त चारों। किसी वस्तु की मांग का तात्पर्य है किसी विशेष कीमत एवं विशेष समय पर मांगी गई वस्तु की मात्रा। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। उपभोक्ता की बचत कम होने का क्या कारण है? उपरोक्त सभी है। उपभोक्ता की बचत को सर्वप्रथम किसने दिया था? ड्यूपिट ने। पूर्णतः लोचदार मांग को संदर्भ में मांग की लोच का मान क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। मांग की लोच है परिमाणात्मक। मांग की लोच की अवधारणा किसने दिया था? मार्शल ने। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं है? उपरोक्त सभी है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% वृद्धि हो परंतु पूर्ति के केवल में 15% की ही वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति विलोचदार होती है। मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से कारण से होती है? उपरोक्त सभी। अति अल्प काल में पूर्ति होगी पूर्णतः विलोचदार। एकाधिकार फर्म में संतुलन की शर्त नहीं है। औसत आय बराबर सीमांत लागत। एक फर्म का मांग एक पूर्ण लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता। वस्तु की पूर्ति के निर्धारण तत्व कौन से है? इनमें से सभी होगा। इनमें ES बराबर 0 का अर्थ होता है कि पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार। यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग में लोच EP बराबर 0.5 हो तो वस्तुओं की मांग सापेक्षित बेलोचदार है। उपभोक्ता की बचत का विस्तार वास्तविकता से संबंधित रखता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? प्रो टॉम्स का। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित के लिए अधिकतम कही जा सकती है। अनिवार्यताएं। उपभोक्ता की बचत की धारणा का विकास किस अर्थशास्त्र के नाम से संबद्ध है? मार्शल। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है उपयोगिता ह्रास नियम। उपभोक्ता की बचत का व्यवहारिक महत्व निम्नलिखित कारणों से बहुत अधिक है। उपरोक्त सभी। उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हिक्स ने। सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे गोसेन ने। उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय ऐसे स्थिति से है जिसमें उपभोक्ता आय अधिकतम हो जाती है। जिसमें उपभोक्ता आय अधिकतम हो जाती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम इस सम मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा की क्रय शक्ति एवं सीमांत उपयोगिता रहती है। स्थिर उपयोगिता के निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? उपरोक्त सभी। उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? मार्शल ने। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त का सभी कथन सही है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादन कौन थे? गोसेन ने। उपयोगिता का संबंध इनमें सभी है। उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के द्वारा। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है प्रतिस्थापन का नियम। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? हिक्स एवं एलन। उपयोगिता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता का
ए और सी दोनों होगा। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम की मान्यता उपरोक्त सभी होगा। सम सीमांत उपयोगिता के नियम प्रतिपादक थे। गोसेन उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय ऐसे स्थिति से है जिसमें उपभोक्ता आय अधिकतम हो जाती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा की क्रय स्थिर हो। उदासीनता वक्र की धारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था पेरेटो ने। उदासीनता वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। उदासीनता वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक। एक उदासीनता वक्र रेखा नीचे की ओर गिरती है अर्थात उसका ढाल ऋणात्मक होता है बाएं से दाएं। यदि दो वस्तु एक दूसरे को पूर्ण स्थानापन्न है तब उदासीनता वक्र एक सीधी रेखा जो x और y अक्ष पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। 45 डिग्री का। यदि दो वस्तु एक दूसरे को पूरक है तब उसके बीच बना उदासीनता वक्र समकोण होगा। उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा जब उपरोक्त सभी होगा। उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन का उसकी कुल संतुष्टि पर जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? आय प्रभाव। निम्नलिखित में कौन सी उपभोक्ता संतुलन की मान्यता नहीं है? दोनों वस्तुओं की कीमत स्थिर नहीं रहती है। उपभोक्ता की आय के स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसे फलस्वरूप उपभोक्ता के संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव को कहते हैं कीमत प्रभाव। जब उपभोक्ता की आय तो स्थिर रहती है परंतु दोनों वस्तुओं की कीमत इस ढंग से बदलती है कि उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति पहले ही अपेक्षा न हो अच्छी हो पाती है और न ही बुरी हो पाती, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन प्रभाव। उदासीनता वक्र की क्या ढाल होती है? शून्य। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के प्रतिपादक कौन थे? चैपमैन। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है प्रतिस्थापन का नियम। उदासीनता वक्र को समोच्च रेखा की संज्ञा किसने दी थी? लेफ्टविच। एक तटस्थता वक्र है मूल बिंदु के उत्तर होता है। तटस्थता वक्रों के प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया गया था एजवर्थ द्वारा। तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि बताता है। दाईं ओर का तटस्थता वक्र संतुष्टि ऊंचे स्तर को बताता है। एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पष्ट करता है। उदासीनता वक्रों के लक्षण हैं उपरोक्त सभी होगा। यदि वस्तु को कीमतें स्थिर रहे तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय बदल जाए तब उपभोक्ता की मांग पर पड़ेगा आय प्रभाव। एक उपभोक्ता जब तटस्थता वक्र पर दाएं नीचे ओर चलता है तो x वस्तुएं सीमांत प्रतिस्थापन दर y वस्तुएं के लिए घटती है। तटस्थता वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के L अक्षर जैसा होता है जबकि दोनों वस्तुएं पूर्ण पूरक हो। तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते क्योंकि वे समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। एक तटस्थता मानचित्र पर उपयोगिता की बजट रेखा का समांतर दाईं ओर खिसकना बताता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई है। उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण की श्रेणी निर्बल क्रम होता है। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण किससे संबंधित है? पिग्गू से। तटस्थता वक्र का झुकाव होता है बाएं से दाएं। उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? गोसेन के द्वारा। उदासीन वक्र की ढाल
उदासीन वक्र की ढाल होती है बाएं से दाएं। आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर अवश्य।